नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। आज डेट है 25 अक्टूबर 2023 और आज द हिंदू में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं निकला हुआ है क्योंकि नवरात्रि और दशहरा का फेस्टिवल चल रहा है, आपको पता ही है। तो एक दो आर्टिकल जो बहुत छोटे छोटे हैं, इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो कितने गहरे हैं, लोग कितने लोग आते जाते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, इस तरीके की कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेंगे। और एक्सट्रीम इवेंट के कारण कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है इंडिया में। उसके बाद में कुछ न्यूज़ एक दो देख लेते हैं हम लोग द हिंदू की, जो हम अपने एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में काम आ सके। उससे पहले हम इथिक्स का कोट देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मेटिव इथिक्स के लिए हम लोग क्या एक अच्छा सा कोट एरिस्टोटल का यूज़ कर सकते हैं कि वी शुड कंडक्ट आवर सेल्फ टुवर्ड्स अदर्स एज वी वुड हैव देम एक्ट टुवर्ड्स अस। हम दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ व्यवहार करें। एक सिंपल सी जो बहुत ओल्ड सेइंग है, ठीक है। यही नॉर्म, देखिए ये सबसे अच्छा नॉर्म है कि हम किसी के साथ में एथिकल हैं कि नहीं है। अगर सपोज दैट हम किसी के साथ क्या चोरी करना चाहते हैं, अगर वो हमारे साथ हमारी कोई किसी चीज़ को चोरी कर ले, तो इस तरीके की चीज़ें, ये एक सिंपल सा नॉर्म है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, और फिर हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ में। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में हम एक क्लाइमेट चेंज पर जो है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोट देख लेते हैं। आज हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके जो एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण क्या लॉसेस हो रहे हैं इकोनॉमिक, उसको डिस्कस करेंगे। एंटोनियो गुटरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो कहते हैं कि वी आर ऑन द हाईवे टू क्लाइमेट हेल। करेंट टाइम पे जो हमारी पूरे ग्लोब की, पूरी अर्थ में जो कंडीशंस चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं, दिस इज हाईवे टू क्लाइमेट हेल विद आवर फूट्स ऑन एक्सीलरेटर। और हम एक्सीलरेटर पे फुट रखे हुए हैं, पैर रखे हुए हैं, और ये कंडीशंस अब और सीवियर होती जाएंगी अगर हम इसके ऊपर ठीक से कोई काम नहीं करेंगे, ठीक। और एक बी रसेल का कोट है, बहुत ही छोटा सा कोट लेकिन बड़ा ही इंप्रेसिव मुझे लगा। इट इज इट इज को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, ठीक है। या तो ये को एग्जिस्टेंस है, मतलब कि आपको साथ साथ रहना है, या तो फिर नहीं रहना है। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज हमारे बहुत सारे SDG गोल्स में भी है, जैसे SDG 6 में क्लीन वाटर, 7 में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। तो एक दो आप जैसे क्लीन वाटर का याद कर लीजिए, अफोर्डेबल एनर्जी का। वैसे आपको SDG तो सारे याद होने चाहिए, लेकिन आप सारे तो कोट करेंगे नहीं वहाँ पर एग्जाम में, तो जो भी एक दो इंपॉर्टेंट लगे वो उनको जो है आप कोट कर दीजिएगा। आर्टिकल 48 में आपको पता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट लाइफ, ये जो है हमारी DPSP के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 51A का G, जो कि G फॉर जंगल, तो यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद MC मेहता केस 1986 में हुआ, उसमें बताया गया कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए हर एक सिटीजन को। तो MC मेहता केस याद रखिए। बस इतना बहुत ज़्यादा हो गया कोट करने के लिए हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए, पहला जो आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया और कनाडा की बॉन्डिंग के रिलेशन में है, क्योंकि आपको पता है इसमें इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए, मैटर ये है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन कितने अच्छे हैं। इस बात से आपको समझ में आएगा कि कनाडा में करीब 5% जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो इंडियन माइग्रेट्स हैं वहाँ पर। यानी कि वो या तो इंडियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर, या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, या फिर जो टेम्पोररीली विजिट करते हैं, जैसे टूरिज्म के लिए गए, या फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिजनेस के लिए गए। तो इस तरीके से तो कुल मिला के जो वहाँ का हमारी इंडिया का डायस्पोरा है, वो हमारे पूरा जो हमारा डायस्पोरा है वो करीब 32 मिलियन का है। यानी कि डायस्पोरा का मतलब हमारे इंडियन सिटीजन्स जो कि बाहर विदेश में हैं, चाहे वो परमानेंटली विदेश में रह रहे हो या फिर टेम्प्रोरी काम करने के लिए माइग्रेंट वर्कर के रूप में गए हो या नॉलेज प्रोफेशनल के रूप में गए हो, तो वो टोटल जो है 32 मिलियन है, ठीक। 32 मिलियन है ये हमारे डायस्पोरा। उसमें से 5.8% डायस्पोरा हमारा केवल कनाडा में। आप समझिए कितनी बड़ी मात्रा में। और ये एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात 1.86 मिलियन जो है लोग ये कनाडा में हैं, हमारे इंडियंस। और ये 1.86 मिलियन जो लोग हैं ये कनाडा की पूरी पॉपुलेशन का 5% है। आप समझ लीजिए आप कितना बड़ा चंक जो है इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि इंडिया क्या किसी भी चीज़ में, इंडिया चाहे पॉलिटिक्स में हो, कल्चर में हो, वहाँ के बिजनेसेस में हो, इन सब पे इंडिया के लोगों का कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। अच्छा, यही कारण भी है रिलेशन ख़राब होने का, क्योंकि जो इस समय प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं,
वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो इंडियन वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में रहे, और वहाँ के कुछ जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो जो है इंडिया का अपोजिशन करते हैं और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। तो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कहीं ना कहीं, अब जस्टिन ट्रूडो भी साथ दे रहे हैं, तो इस पे जो है इंडिया का रुख थोड़ा सा टाइट हो गया कि नहीं देखो अब ये काम नहीं चल पाएगा। अभी देखिए हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो इंडिया और कनाडा जो है वो दोनों इंग्लैंड की ही कॉलोनी रही। हमने डिस्कस भी किया था अभी जल्दी में ही कि इंडिया और कनाडा पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, तो चलो इंडिया और कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि इंडिया और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन एकदम सेम है, वी शेयर द सेम लीगेसी ऑफ ब्रिटिश। ठीक। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ पॉलिटिकल एंगल पे, जहाँ पर लोग पॉलिटिक्स में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और जब भी पॉलिटिक्स में लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपको पता है कि नुकसान होना ही तय है। तो अब देखिए एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ जो मैंने डिटेल में थोड़ा सा बनाया हुआ है अपनी पीडीएफ में, देखिए ये हैंड रिटन ही मैं बनाता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको भी हैंड रिटन ही वहाँ पे लिखना पड़ता है, और इससे मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, आप तो कोशिश करिए हैंड रिटन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक। तो हमारे यहाँ से कौन से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हैं वहाँ पर, उसके बाद में परमानेंट रेजिडेंट्स रहते हैं वहाँ पर, और कौन रहता है? नॉलेज प्रोफेशनल, सर्विस वर्कर्स। नॉलेज प्रोफेशनल मतलब इंजीनियर, डॉक्टर्स जो जाते हैं, इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, और टेम्प्रोरी विजिटर्स में आते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेनीज, एक्सचेंज स्कॉलरशिप, टूरिस्ट एंड देयर फैमिलीज। ठीक, तो इतने सारे लोग आते हैं टेम्प्रोरी में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कनाडा सेंसस, आपको मैंने बता दिया कि 5% लोग कनाडा की पॉपुलेशन के हैं और 5.8% इंडियन ग्लोबल डायस्पोरा है 32 मिलियन में। ठीक है, 40% परमिट्स। अब देखिए यहाँ पे एक जो फैक्ट नहीं बताया वहाँ पे कि जो 40% स्टडी परमिट्स मिलती हैं, जैसे सपोज दैट कि 100 लोगों को वीज़ा दिया कनाडा ने वहाँ पे स्टडी करने के लिए कनाडा में, तो उसमें से 40% तो इंडियंस ही होते हैं। तो देखिए कितना बड़ा, तो ये तो एक काइंड ऑफ इन्फ्लो भी तो है रेमिटेंस का, पैसे का। भाई कनाडा के पास में फॉरेन एक्सचेंज भी तो आ रहा है इसके तरीके से, तो ज़रूर इफेक्ट होगा भाई कनाडा की इकोनॉमी अगर इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करेंगे। एक रिपोर्ट नहीं, एक जो है 2018 में कई सारी कंट्रीज ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया। उस पैक्ट का नाम है ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट। तो ये 2018 में किया गया था मरक्कस में, यानी कि मोरक्को में। ये क्यों किया गया? ये किया गया कि ताकि जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो है लोगों का आना जाना बहुत ही रेगुलर तरीके से, सेफ तरीके से और ऑर्डरली तरीके से हो सके, यानी कि ऑर्डर में हो सके। क्योंकि और ये हुआ भी था सिविल सोसाइटीज़ के प्रयास से। ठीक, क्योंकि देखिए सब कंट्रीज़ जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हमारे यहाँ आए। देखो टूरिस्ट तो सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन रेजिडेंट्स और वर्कर्स को कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आके हमारी जॉब्स छीनेंगे। लेकिन फिर सिविल सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने उनके प्रयास से ये एक पैक्ट जो है वो साइन होने में सफल हो पाया, जिससे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो इसमें अब देखिए इसका एक एजेंडा तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। दूसरी चीज़, माइग्रेशन को ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा में शामिल करना, कि किस तरीके से माइग्रेशन हमारा जो भी ओरिजिन और डेस्टिनेशन कंट्री है उसके लिए, उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से फ़ायदामंद हो सकता है। तो इसका जो जो पैक्ट है, ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 19 कहता है कि टू क्रिएट कंडीशंस फॉर माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा टू फुली कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल कंट्रीज। ठीक, मतलब कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसी कंडीशंस माइग्रेंट और डायस्पोरा के लिए बनाई जाए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अब ऐसी कंडीशंस कौन बनाएगा? ऐसी कंडीशंस बनाएंगी जो ओरिजिन कंट्रीज होंगी और जो होस्ट कंट्रीज होंगी इन माइग्रेंट की। और किस चीज़ के लिए बनाएंगी ऐसी कंडीशंस जिससे इनेबल हो सकें? तो वो रेमिटेंस के लिए, यानी कि मनी आ सके, इन्वेस्टमेंट आ सके, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो सके, रिटर्न माइग्रेशन हो सके, यानी कि एक साइड का ही माइग्रेशन नहीं हो, दोनों साइड का माइग्रेशन हो। ठीक है, इसको रिटर्न माइग्रेशन। तो और किसके लिए करना है? तो वो माइग्रेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, डायस्पोरा के लिए। तो इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट करनी है इन लोगों के लिए, इन कंट्रीज़ के द्वारा और इसके लिए। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए ये तो चीज़ हो गई कि हमारे जो पीपल्स टू पीपल टाई हैं उसको हमने देख लिया कि कितनी डीप है।
कितना बड़ा डायस्पोरा हमारा वहाँ पे कनाडा में रहता है। उसके बाद हम ट्रेड कितना करते हैं। इंडिया जो है वो कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। यानी कि कनाडा में अगर सपोज थोड़ी इतना बड़ा ट्रेड होता है तो इंडिया इसका 10th है, यानी कि 10th लार्जेस्ट पार्टनर है। 1 2 3 4 5 6 10वें नंबर पे इंडिया आता है ट्रेडिंग पार्टनर में। 13.7 बिलियन बायलेटरल ट्रेड है। और कनाडा इंडिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ठीक, और कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया? $5.3 बिलियन। ठीक, $5.3 बिलियन जो है इंडिया ट्रेड करता है। तो जो $5.3 बिलियन है ये एक बड़ा अमाउंट है, आप कह सकते हैं। उसके अंदर देखिए माइग्रेंट्स स्पेंडिंग कितना करते हैं। अब देखिए ये माइग्रेंट्स स्पेंडिंग समझ लीजिए या फिर टूरिस्ट स्पेंडिंग समझ लीजिए। देखिए जो कनाडा में इंडियंस विजिट करते हैं, जो इंडिया में, हमारी इंडिया में जो कैनेडियंस आते हैं वो 93 मिलियन ईयर स्पेंड करते हैं। ठीक, 2021 में 93 मिलियन डॉलर्स स्पेंड किए थे। ठीक, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, मोटा मोटा याद रखिए कि $100 मिलियन स्पेंड किए थे। लेकिन जो इंडिया है वो इंडियंस जो कनाडा में विजिट किए हैं वो स्पेंड किया है $3.4 बिलियन। कितना बिलियन? 3.4 बिलियन। ठीक, तो कहीं कई गुना ज़्यादा जो कनाडियंस खर्चा करते हैं हमारे यहाँ। तो फ़र्क देखिए कनाडा पे ही पड़ने वाला है ज़्यादातर। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स देखिए अभी क्या था, 2022 से पहले 35 फ़्लाइट्स पर वीक चलती थी इंडिया और कनाडा के बीच में। अब जो है इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। कहा गया था कि भैया चाहे जितनी फ़्लाइट्स चलें, कुल मिला के चलनी चाहिए फ़्लाइट्स। ठीक, लेकिन अब देखिए क्या कंडीशन आ गई कि अब तो कोई वीज़ा भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि जितना डिप्लोमेटिक स्टाफ था उसको तो भेज ही दिया गया अमेरिका में, वो सॉरी कनाडा में। हिस्ट्री में क्या है इंपॉर्टेंट हमारे दोनों लोगों के बीच में? देखिए एक तो हम दोनों लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो सेम है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपने यहाँ है, वहाँ पर है। सिटीजन्स का राइट्स, फ्रीडम, रिलीजन का फ्रीडम, सब कुछ है वहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक, ये तो कुछ चीज़ें हो गई। हिस्टोरिकल क्या है कि जो स्टीम शिप कोमगाता मारू इंसिडेंट, आपको पता है कोमगाता मारू इंसिडेंट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में इसकी डेट इंपॉर्टेंट है कि 23 मई को ये कनाडा के वैंकूवर में पहुंचा था। ठीक है, कनाडा के वैंकूवर में पहुंचा था। इस पे 376 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 24 को तो एडमिट कर लिया गया था। बाकी कितने बचे? 352 को जो रिटर्न कर दिया गया था। और जब रिटर्न किया गया था तो ये स्टीम शिप कोमगाता मारू कहाँ पहुंचा? ये कोमगाता मारू पहुंचा बजबज पोर्ट पे। ठीक, तो ये फैक्ट्स आपको एकदम रट लेने हैं, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में देखिए फिर क्या हुआ कि देखिए वहाँ से वापस कर दिया गया। क्यों वापस कर दिया गया? क्योंकि ये माना जाता था कि इसमें देखो पंजाबी ज़्यादा थे और सिख्स थे। तो जो सिख और पंजाबी थे ये सोचते थे, इंग्लिश वाले लोग यानी कि इंग्लैंड वाले लोग, कि ये लोग यहाँ पर कनाडा में आके हो सकता है कि एक रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, उसको यहाँ से चलाने की, ऑपरेट करने की कोशिश करें। तो इसलिए उन्होंने कनाडा से भेज दिया गया था। और कनाडा पे उस टाइम पे कनाडा तो डोमिनियन भी था ना। कनाडा 1931 के बाद में डोमिनियन स्टेटस से हटा है इंग्लैंड के। तो इस वजह से भी कनाडा को ऐसा करना पड़ा। तो कनाडा ने इस पे सॉरी बोला कि देखो हमने जो है उस टाइम पर जो भी सिचुएशन थी उसके हिसाब से हम सॉरी बोलते हैं। और 2014 में उन्होंने एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी निकाला 100th एनिवर्सरी ऑफ कोमगाता मारू इंसिडेंट पर। ठीक, तो अब देखिए ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ऑब्जेक्टिव 19 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव 19 क्या कहता है कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव 19 हमने क्या बोला था कि जो कंडीशंस क्रिएट करनी है माइग्रेंट्स के लिए, डायस्पोरा के लिए, कि वो फुल्ली कंट्रीब्यूट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो जब सेफ, ऑर्डरली और क्या है, रेगुलर माइग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ देखिए जब सेफ और ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन ही नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे एक माइग्रेंट या डायस्पोरा कंट्रीब्यूट करेगा? आप खुद बताइए। ठीक, तो ये तो बात हो गई इंडिया कनाडा के। उसके बाद में लॉसेस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट इवेंट्स, सॉरी एक्सट्रीम इवेंट्स। तो एक्सट्रीम ये क्लाइमेट इवेंट्स की बात हो रही है। ठीक, और किसी इवेंट्स की बात नहीं हो रही है। तो इसका एक डेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 31 पिछले 31 सालों में 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक लॉस हुई है।
हमारे प्लैनेट में, ठीक, ग्लोबली। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारे इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप कितनी बार उसको हम लोग न्यूज़पेपर में डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। अब यहाँ पर जो आर्टिकल में ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया, हमारी जो है सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी को नुकसान हो रहा है। एफएओ ने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट का नाम था द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पर डिजास्टर का इम्पैक्ट, प्रभाव। क्या इम्पैक्ट है, अब आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप कहीं भी लिख सकते हैं कि जो पहले 1970 में 100 डिजास्टर एक साल में आते थे, वो पिछले 20 सालों में यानी कि 2000 से लेके और 2020 तक ये 400 डिजास्टर एक साल में आते हैं, ठीक। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हुई ही है, साथ ही साथ उनका जो जो पोटेंशियल है डिजास्टर का, यानी कि जो उनकी कैटास्ट्रॉफिक क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो गई है, वो ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ लेके आ रहे हैं। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रभावित होता है। क्यों एग्रीकल्चर पर? क्योंकि एग्रीकल्चर है जो है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो प्रभावित होता है ना भाई। इकोलॉजी अगर गड़बड़ होगी और इन्वायरमेंट गड़बड़ होगा, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल और ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर कैसे आप खेती कर पाएंगे। तो यही चीज़ है, बताया जाता है कि देखो पाकिस्तान ने, अभी जब पाकिस्तान में मानसून का रेनफॉल आया तो उनकी जो एग्रीकल्चरल डैमेज हुआ वो $4 बिलियन का हुआ, ठीक। एक असेसमेंट सर्वे किया जाता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट सर्वे, PDNAs, ठीक, पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट सर्वेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 88 सर्वे किए 2007 से 2022 के बीच में। अब देखिए एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है, उस लंबे टाइम ड्यूरेशन में 88 सर्वे किए। किस चीज़ के सर्वे किए? जब कोई भी कहीं पर डिजास्टर आया होगा, उसकी वजह से कितना कैटास्ट्रॉफ हुआ, कितनी इकोनॉमिक लॉस हुई, कितनी लोगों की लाइफ गई, लाइवलीहुड का नुकसान हुआ, इस तरीके की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया 60 कंट्रीज़ में। तो उन्होंने पाया कि ये जो टोटल जो भी लॉस हो रहा है, वॉट एवर इज द लॉस, ये 23% लॉस तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को हो रहा है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी डिपेंडेंट हैं उन लोगों का लॉस हो रहा है। और इसमें सिर्फ डायरेक्ट एग्रीकल्चर वाले ही आते हैं, इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो वैल्यू एडिशन करके आगे मार्केट के आगे हैं, मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में जो है। ये प्राइमरी जो है एग्रीकल्चर की बात हो रही, तो एग्रीकल्चर 23% का लॉस हुआ। और इस 23% में 65% लॉस केवल ड्रॉट की वजह से हुआ, बाकी 20% लॉस हुआ ड्यू टू फ्लड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ठीक। बट राइटर कहते हैं देखो ये डेटा लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपका 88 सर्वे है और 88 सर्वे 2007 से अगर 22 तक देखा जाए। और हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने अभी ऊपर बात की थी कि हर साल 400 डिजास्टर आ रहे हैं, तो 400 और ये कितना कितना हो गया, 7 3 10, 10 3 13, 2 15, 15 साल हो गए, 15 चौको 60, 6000 तो डिजास्टर ऐसे ही हो गए ना। और आपने सर्वे कितने किए हैं? आपने 88 सर्वे किए हैं। तो आपने तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आपको अगर आए तो आप इस रिपोर्ट को कोट करिए कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के हिसाब से डिजास्टर की वजह से 23% एग्रीकल्चर लॉस पूरी दुनिया में होता है, ठीक, जिसमें 65% ड्रॉट की वजह से और इतना। और अब तक का टोटल जो है 31 सालों में, यानी कि 1990 से और 2021 तक $3.8 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। 3.8 ही है ना, हाँ, $3.8 ट्रिलियन। तो ये था हमारा, और इन सब में भी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन है? एशिया। तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ लॉस फॉल्स ऑन एशिया, ठीक। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अब आइए 1-2 मिनट हम थोड़ा 1-2 न्यूज़ देख लेते हैं जो हमारे काम की हैं, ठीक। देखिए एक जो ये न्यूज़ है कि सेंटर टू इंट्रोड्यूस DNA एंड फेस मैचिंग सिस्टम। तो ये आपको ये सिस्टम है, DNA एंड फेस मैचिंग सिस्टम, ठीक। पुलिस स्टेशन में इसको लगाया जाएगा। ये किसके अंतर्गत लगाया जा रहा है? ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, CPIA, ठीक, CP क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। ये 2022 में जो है पास किया गया था, और तब से अभी तक कोई भी इसके फीचर्स को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया है। लेकिन अब ये समझिए, ये 1920 का एक एक्ट है,
उस एक्ट को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, IPA 1920। इस एक्ट को रिपील करके और ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में पास किया गया था। इसके अंतर्गत क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को या किसी भी क्रिमिनल पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक, वो सारी उसके लिए बहुत सारे इसमें जो है प्राविधान किए जाएंगे। उसके लिए एक बॉडी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, आपको पता होना चाहिए। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बॉडी है, ये काम करेगी DNA एंड फेस मैचिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने में और उसको बनाने में, ठीक। तो अब देखिए क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम में अगर कोई भी टॉपिक आए तो आप ये एक बात लिख सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के अंतर्गत DNA फेस मैचिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो एक्यूज्ड पर्सनस हैं उनका जो है कॉन्विक्शन इंक्रीज किया जा सके, ठीक। ये तो एक बात हो गई। उसके बाद में एक जो एक डिस्कस करना था, हाँ, ये देखिए, अगर कहीं पर भी आपको इंक्लूसिविटी की बात करनी हो, जो भी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, यानी कि जो PW क्या होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, PhD फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है, उनको अगर उनको हमको इंक्लूड करना है अपने डेवलपमेंट में, ठीक है, तो इंक्लूसिविटी के अंतर्गत आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जो FSSAI है, यानी फूड सिक्योरिटी, फूड स्टैंडर्ड क्या है, फूड सेफ्टी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसने कहा है कि जो भी फूड आइटम्स हैं उन फूड आइटम्स में एक ये QR कोड लगा होना चाहिए, जिससे जो भी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं वो इस चीज़ को पता कर सकें कि इसका क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इस फूड प्रोडक्ट में, और मतलब कि इसकी सेल्फ लाइफ क्या है, जो भी चीज़ें होती हैं क्या क्या कंटेन करता है, वो सारी चीज़ें इस QR कोड से के थ्रू पता चल जाएंगी। जैसे कि आप मोबाइल ऐप में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसको आप स्कैन करके जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उनको वॉइस सुनाई देती है, ठीक, उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये है। तो ये द राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, द राइट ऑफ पर्सनल, ये यहाँ देखिए, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2006 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया है कि इंडिविजुअल को जो है एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और प्रमोशन ऑफ हेल्थ होनी चाहिए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक। तो ये बात हो गई जो ये हमको एक डिस्कस करना था। फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।